आपको हर वर्ड की उर्दू मीनिंग, ट्रिक और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इंग्लिश पोर्शन में सबसे पहले हम एनालॉजी को देखेंगे। अब एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना। अब यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट द पेयर विद सिमिलर रिलेशनशिप टू द कैपिटलाइज्ड पेयर। तो यहाँ पे एक वर्ड है डार्क और दूसरा है लाइट। डार्क का मतलब होता है अंधेरा और लाइट का मतलब होता है रोशनी। तो यहाँ पे डार्क और लाइट दोनों ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो अब हमें ऑप्शंस में भी सेम रिलेशनशिप ढूंढना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल टिनी। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ जो आपको एनालॉजी पोर्शन में सोल्व करने में मदद करेगी। तो एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है? सबसे पहले आपको जो एक पेयर दिया गया है उसका आपने रिलेशनशिप समझना है कि इन दोनों वर्ड्स का रिलेशनशिप कौन सा है या कैसा है। फिर आपने ऑप्शंस में सेम रिलेशनशिप ढूंढना है कि इससे कौन सा रिलेशनशिप मैच हो रहा है। ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें, मनी पुअर। तो यहाँ पे मनी और पुअर का जो रिलेशनशिप है वो ओपोजिट है। तो यहाँ पे हमें ओपोजिट वर्ड देखने होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑनेस्टी करप्ट। ये दोनों ओपोजिट वर्ड्स हैं। तो आपने पेयर को समझना है जो आपको पेयर दिया गया है, ये पेयर ओपोजिट है या सिमिलर है। ज्यादातर ओपोजिट या सिमिलर होता है। तो अगर ओपोजिट है तो आपने ओपोजिट पेयर यहाँ पे पहचानना है नीचे ऑप्शंस में। अगर सिमिलर है तो आपने सिमिलर ऑप्शंस देखने हैं। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऑलवेज नेवर। तो ये भी ओपोजिट है, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ए में कह रहा है ऑफन रेयरली। ऑफन यानी अक्सर करके और रेयरली यानी कभी कभी। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बाघ डॉग। अब यहाँ पे जो आपको ये रिलेशनशिप दिया गया है ये दो एनिमल्स का रिलेशनशिप है, उनके साउंड्स का रिलेशनशिप है। तो बाघ क्या होता है? बाघ डॉग की आवाज को कहते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे एनिमल्स के साउंड का रिलेशनशिप ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखें, म्यू केट। तो जो केट का साउंड होता है वो म्यू होता है, जिस तरह डॉग का साउंड जो है वो बाघ होता है। तो ये रिलेशनशिप एनिमल्स और उनके साउंड्स की थी। तो सबसे पहले आपने रिलेशन समझना होता है। रिलेशन समझने के बाद आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देखना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आने वाले एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो डॉग का साउंड तो हमें पता चल गया कि बाघ होता है। इसी तरह केट का म्यू। अब काऊ का जो आवाज़ होता है वो मू होता है, MOO। इसी तरह लायन का जो है वो रोर होता है। तो आपने ये एनिमल के साउंड याद रखने हैं क्योंकि इनसे भी एक क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में है कार व्हीकल। अब कार जो है वो एक टाइप की व्हीकल है। तो इसी तरह जो कार का रिलेशनशिप है व्हीकल के साथ आपने पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को अगर देखें हम तो यहाँ पे रोज एक फूल का नाम है और फ्लावर भी एक फूल है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो मैच हो रही है आपस में। ठीक है। इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि एप्पल फ्रूट से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह टाइगर एनिमल है और शर्ट जो है वो क्लॉथ है। ये भी एक्सपेक्टेड हैं, आने वाली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है टीचर स्टूडेंट। तो टीचर किसको पढ़ाता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, डॉक्टर पेशेंट। तो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है वो पेशेंट की करता है। अब याक जो है, याक अंडे के अंदर होता है। ठीक है, याक अंडे के अंदर होता है। तो इनके ऑप्शंस को देखते हैं। इनके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूक्लियस सेल। यानी यहाँ पे इनर पार्ट और आउटर ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो आपको आने वाली टेस्ट में इंजन और कार पूछ सकते हैं क्योंकि इंजन इनर पार्ट है और कार जो है वो आउटर। इसी तरह हार्ट जो है वो इंसान के अंदर होता है यानी इनर पार्ट होता है और आउटर पार्ट जो है वो बॉडी होती है। इसी तरह सीड फ्रूट भी पूछ सकते हैं। सीड किसी भी फ्रूट के अंदर होता है तो इनर पार्ट सीड हो गया और आउटर पार्ट जो है या आउटर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रूट हो गया। तो ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ वो आपने याद रखनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। इंशाल्लाह इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको एक पैसेज मिला हुआ है। इस पैसेज में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो अगर पैसेज को देखें, देयर इज अ स्मॉल हिल इन द तख्त बही, इट्स अल्टीट्यूड इज अबाउट 1000 feet फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ऑन इट्स साइड्स देयर आर relics of the Buddhist period. We wanted to see these old ruins. We climbed up the hill and visited the monastery and its empty halls and cells. These ruins were more than 3000 years old. We sat in the cells for a long time. We felt peace and serenity there. अब इस पैसेज में से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पैसेज का पहला और नंबर 8वां क्वेश्चन है, अल्टीट्यूड ऑफ अ हिल इज इट्स। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट या ऊंचाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइट। ओके हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, रेंस आर डैश ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड एंड डिजेड। अब रेंस का मतलब होता है खानदात और रिमेन्स का मतलब होता है बकाया हिस्सा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट होगा, रिमेन्स। ओके, और याद रखिएगा रेंस हमेशा ओल्ड ब्रोकन बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओल्ड ब्रोकन जो टूटी हुई बिल्डिंग होती है उसके लिए हम रेंस इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, हॉल्स एंड सेल्स आर डैश ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो हॉल्स होते हैं और सेल्स होते हैं ये दोनों किसके टाइप्स होते हैं? ये टाइप्स होते हैं रूम्स के, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, रूम्स। अब आगे देखें, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। यहाँ पे सेंटेंस आपको मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, इट इज डैश टू कॉल देन टू राइट, यानी कॉल करना या बुलाना लिखने से फास्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पे क्विकर देन। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं। तो पहली डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरी को कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं और तीसरी को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब आगे आने वाले टेस्ट में आपसे ये पूछ सकते हैं कि अली इज टॉलर डैश अमन। तो यहाँ पे कंपैरिजन आपको दिखाया गया है, तो वहाँ पे भी आपको देन इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी जब भी आपको 2 चीजों की कंपैरिजन दी गई हो तो वहाँ पे देन इस्तेमाल होता है। यहाँ आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि दिस बुक इज बेटर देन दैट। तो जहाँ पे भी आपको 2 चीजों का कंपेरिजन नजर आए तो वहाँ पे आपने देन लगाना है या आपने कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। वेयर डैश यू बर्न, इसका मतलब आप कहाँ पैदा हुए थे। तो याद रखिएगा बर्न के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट यू हो तो, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वर। तो अभी वेयर पूछा है, आने वाली टेस्ट में आपसे वेन भी पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेन वर यू बर्न आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई इंटरेस्टेड हिम डैश हिज वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंटरेस्टेड विद। इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी को जिम्मेदारी देना। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा विद इस्तेमाल होता है, इंटरेस्टेड विद, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, नेवर टेल यूर सीक्रेट्स डैश अ स्ट्रेंजर। तो याद रखिएगा टेल के साथ हमेशा टू आता है, नेवर टेल यूर सीक्रेट्स टू अ स्ट्रेंजर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टेल के साथ हमेशा टू आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शी हैज बीन इल बट नाउ शी इज बैक इन डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैक इन मोशन। और बैक इन मोशन का मतलब होता है दोबारा एक्टिव हो जाना, यानी वो बीमार थी लेकिन अब वो दोबारा एक्टिव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई शैल हैव माई असिस्टेंट डैश फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पे कॉल आएगा यानी बेस वर्ब आएगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, देयर इज नो हार्म डैश हिम, यानी उससे मिलने में कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज होगा, यानी टू मीट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, देयर इज नो हार्म टू मीट हिम, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, वी डैश अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे, क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे का जिक्र हुआ है, गुजरे हुए कल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डिड इस्तेमाल होगा, ना कि डू, डज और डन। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, देयर इज डैश इन द रूम।
तो यहाँ पे एनीबडी, नोबडी, एनीवन, तो यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नोबडी। देयर इज नोबडी इन द रूम, यानी वहाँ पे कमरे में कोई भी नहीं था, सॉरी कोई भी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ ड्रोनिंग मैन कैच डैश अ स्ट्रॉ। कैच एट स्ट्रॉ एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है डूबता हुआ आदमी सहारे की तलाश करता है। और याद रखिएगा आइडियम्स एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको आइडियम्स को भी देखना पड़ेगा। अब आगे देखें, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग। पहला वर्ड है कंस्ट्रक्ट, तो कंस्ट्रक्ट का ऑपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रॉयड। कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, डिस्ट्रॉयड यानी तबाह करना। अब 22 को देखें, 22 में वर्ड है अपीयर। अपीयर यानी नजर आना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डिसअपीयर यानी गायब हो जाना। उसके बाद 23 को देखें, 23 में है ह्यूज यानी बहुत बड़ा, तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल यानी छोटा। और 24 है एंगर, एंगर यानी गुस्से में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टिल। स्टिल का मतलब होता है पुरसुकून। क्वेश्चन नंबर 25 में है स्लाइस, स्लाइस यानी टुकड़ा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाउल। स्पाउल का मतलब होता है खराब करना। अब देखते हैं 26 को, तो 26 में आपके पास वर्ड है एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस का एंटोनिम होगा यहाँ पे हाइड यानी छुपाना, तो एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, हाइड यानी छुपाना। 27 में देखें डिसमिस, तो डिसमिस का एंटोनिम होगा पनिश, डिसमिस यानी निकाल देना, पनिश यानी सजा देना। अब 28 में देखें, 28 में कह रहा है वर्सिन, वर्सिन का मतलब होता है खराब करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, कंस्ट्रक्टिव। ठीक हो गया। और 29 को देखें डेली, डेली यानी रोजाना, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम होगा सेल्डम यानी कभी कभार। अब क्वेश्चन नंबर 30 में है स्लोली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्विकली। स्लोली यानी आहिस्ता, क्विकली यानी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, वाइंबलेडन लंदन इज फेमस फॉर, यानी लंदन किस चीज से मशहूर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टेनिस टूर्नामेंट। वाइंबलेडन दुनिया का फेमस टेनिस टूर्नामेंट है, और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे कौन कौन से पूछ सकते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकते हैं, ओलंपिक गेम्स के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं आने वाली टेस्ट में। नंबर 32 है, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इज, यानी यूएस का कैपिटल कौन सा है, तो यूएस का कैपिटल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए का कैपिटल है। तो इससे आपसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आने वाली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। और आपसे चाइना का कैपिटल पूछ सकते हैं जिसका कैपिटल बेजिंग, और यूएसए का आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ये कैपिटल आपने याद रखने हैं, ये आपसे आने वाली टेस्ट में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आने वाली टेस्ट में आपसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी पूछ सकते हैं, एज यू ऑल नो दैट इज द एशिया कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय, पाकिस्तान का कौमी फ्लैग, कौमी झंडा किसने डिजाइन किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमीरुद्दीन कुदवाई। क्वेश्चन नंबर 35 है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे बड़ा या लंबा दिन कौन सा है, तो एज यू ऑल नो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। और आपसे आने वाली टेस्ट में साल का सबसे छोटा दिन भी पूछ सकते हैं, तो वो 21 दिसंबर है, ये भी आपने याद रखना है, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट। यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछा है, आने वाली टेस्ट में स्मॉलेस्ट भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें, 36 में कह रहा है, अफगानी इज द करेंसी ऑफ, अफगानी कौन से मुल्क की करेंसी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, अफगानिस्तान की करेंसी है। तो आने वाली टेस्ट में आपसे पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी पूछ सकते हैं, तो इन दोनों की करेंसी रुपी है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज,
खेलों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखें, द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखें। क्वेश्चन नंबर 38 में है, वेयर इज नायग्रा फॉल्स सिचुएटेड? नायग्रा फॉल्स कहाँ पे वाक़ई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यूएसए एंड कनाडा। नायग्रा फॉल्स यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पर है। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखें, हाउ मेनी फ्रंटियर रीजन्स आर देयर इन फाटा? फाटा में फ्रंटियर रीजन्स कितने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आल्सो करेक्ट होगा, 7 जो है वो फ्रंटियर रीजन्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज? तो ट्रेड पार्टनर का मतलब होता है जिस मुल्क के साथ सबसे ज्यादा बिजनेस और तिजारत हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर एज यू ऑल नो ऑप्शन नंबर बी चाइना है, और सीपे की वजह से भी चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हुए। तो आने वाली टेस्ट में आपसे सीपेक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि सीपेक स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री आपसे पूछा जा सकता है। तो आल्सो दिस इज चाइना एंड करेंसी ऑफ चाइना बीजिंग एज यू ऑल नो आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, आइडेंटिफाई द कैपिटल ऑफ जापान। जापान का कैपिटल आपने पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। तो आने वाली टेस्ट में आपसे चाइना, जापान इन दोनों के बारे में पूछ सकते हैं, और तुर्की के बारे में भी चांसेस हैं कि पूछ सकते हैं, क्योंकि तुर्की के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चाइना का कैपिटल बीजिंग, जापान का टोक्यो एंड तुर्की का अंकारा। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखें। क्वेश्चन नंबर 42 में है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री इज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, चाइना। चाइना दुनिया में फिश प्रोडक्शन और फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आने वाली टेस्ट में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सिटी ऑफ एंजल्स? दुनिया के किस हिस्से को फरिश्तों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बैंकॉक इज द सिटी ऑफ एंजल्स। तो इस टेस्ट में इन्होंने सिटी ऑफ एंजल्स पूछा है। आने वाली टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि कंट्री ऑफ प्रॉफिट्स कौन सा है? तो एज यू ऑल नो कंट्री ऑफ प्रॉफिट जो है वो फलस्तीन को कहते हैं। और इससे रिलेटेड आपसे जब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सिटी ऑफ लाइट्स पूछ सकते हैं जो पेरिस है, और सिटी ऑफ गार्डन्स भी आपसे पूछ सकते हैं, लाहौर को कहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स वैसे कराची को भी कहते हैं, लेकिन अगर कराची ऑप्शन ना हो तो पेरिस भी सही रहेगा दुनिया के लेवल पे। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखें, द ग्रीन कलर ऑफ पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट्स? पाकिस्तान के झंडे में जो ग्रीन कलर है वो हमें क्या दिखाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, मुस्लिम्स को दिखाता है। और याद रखिएगा पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट कलर है वो मिनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपसे जो पूछे जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हु डिजाइंड पाकिस्तान फ्लैग? पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन किया था, या व्हेन पाकिस्तान फ्लैग एडॉप्टेड? ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखें, विच पार्ट इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे में कुछ एरियाज में रात को भी सूरज नजर आता है, इसलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन आपसे पूछ सकते हैं जो जापान है एज यू ऑल नो, और गिफ्ट ऑफ नील भी पूछ सकते हैं जो इजिप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। क्वेश्चन नंबर 46 में है, गेटवे ऑफ पाकिस्तान इज? पाकिस्तान का गेटवे कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्वादर। ग्वादर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, इसलिए इसे गेटवे ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? तो ये बलोचिस्तान में वाक़ई है। अब क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, व्हेन तुर्की बिकेम अ रिपब्लिक? तुर्की रिपब्लिक कब बना? तो ये 1923, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और उस वक्त तुर्की का जो फाउंडर था वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 को अब देखें। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फेमस फॉर बीइंग। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस चीज से मशहूर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉन्गेस्ट वॉल की वजह से मशहूर है और ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ग्रेट वॉल बिलोंग्स टू विच कंट्री? कौन सी कंट्री से ग्रेट वॉल ताल्लुक रखती है? तो चाइना से। ताजमहल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ताजमहल बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे आने वाले टेस्ट में पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आप सभी को पता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एशिया। और आने वाली टेस्ट में आपसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पूछ सकते हैं, बल्कि इन्होंने इसी टेस्ट में पूछा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखें। क्वेश्चन नंबर 50 में है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और आपसे पूछ सकते हैं कि ये चोटी कहाँ पे है, किस मुल्क में है? तो ये नेपाल में वाक़ई है। और हाँ, याद रखिएगा पाकिस्तान के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। तो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान इज K2 एज यू ऑल नो। किलर माउंटेन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, नंगा पर्वत इज द किलर माउंटेन। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे आने वाली टेस्ट में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखें। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इस्लामाबाद। तो आने वाली टेस्ट में आपसे पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान के कैपिटल पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप सभी को पता होगा, पंजाब का कैपिटल लाहौर, सिंध का कराची, KPK का पेशावर और बलूचिस्तान का आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, वैसे आप सभी को पता होगा, फिर भी आप कमेंट में बता दीजिएगा ताकि पता चले कि आपको जनरल नॉलेज कितनी आती है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following is the largest province of Pakistan by area? एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बलूचिस्तान। तो यहाँ पे लार्जेस्ट बाय एरिया पूछा है, आने वाली टेस्ट में लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन पूछ सकते हैं। तो लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन पंजाब है, आप सभी को पता होगा। और सेकंड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन जो है वो सिंध है। थर्ड लार्जेस्ट आपसे पूछ सकते हैं, KPK है। और फोर्थ जो है वो बलूचिस्तान। तो आने वाली टेस्ट में आपसे 5 क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से, जापान का कैपिटल आपसे पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपसे पूछ सकते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे आपसे पूछ सकते हैं, पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस आपसे पूछ सकते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक आपसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट में इनके आंसर आपको जरूर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है ग्लेसगो स्कॉटलैंड इज नोन फॉर द इंडस्ट्री ऑफ। अब जो यहाँ पे ग्लेसगो है वो स्कॉटलैंड का सिटी है और आपसे पूछ रहा है कि ये ग्लेसगो किस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मशीनरी। याद रखिएगा, ग्लेसगो स्कॉटलैंड का फेमस इंडस्ट्रियल सिटी है और मशीनरी इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है। अब क्वेश्चन नंबर 54 में देखें, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे नेक्स्ट टेस्ट में क्वेश्चन जो पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं वो कनाडा और न्यूजीलैंड, इन दोनों के कैपिटल पूछ सकते हैं। तो कनाडा का कैपिटल ओटावा और न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखें। क्वेश्चन नंबर 55 में है विच सिटी इज कॉल्ड हार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आप सभी को मालूम होगा, लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले टेस्ट में कि सिटी ऑफ गार्डन्स कौन सा है या हार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इन दोनों का आंसर लाहौर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 को देखें, इन विच रीजन पाकिस्तान इज लोकेटेड। पाकिस्तान किस रीजन में वाकई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, साउथ एशिया। पाकिस्तान साउथ एशिया में वाकई है। और साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स, ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं। आने वाली टेस्ट में आपसे इनके बारे में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास मिसिंग है।
क्वेश्चन नंबर 58 को देखें। द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज आर इन। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। तो आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि फेमस वोल्केनो माउंट फ्यूजी किस कंट्री में है? तो ये जापान में है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 को देखें। क्वेश्चन नंबर 59 में है, हु डिजाइन द फर्स्ट स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान एंड अप्रूव्ड बाय कायद आजम। पाकिस्तान के लिए फर्स्ट स्टैम्प किसने बनाया जिसे कायद आजम ने अप्रूव किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, AR चुगताई। AR यानी अब्दुल रहमान चुगताई इज द करेक्ट आंसर। अब्दुल रहमान चुगताई ने पाकिस्तान के लिए पहला स्टैम्प डिजाइन किया था और अब्दुल रहमान चुगताई पाकिस्तान के मशहूर पेंटर भी थे, आपने ये भी याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 60 को देखें। जियो इज द चैनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। नीचे दिए कंट्रीज में से जियो किस कंट्री से ताल्लुक रखता है, यानी कौन से मुल्क का चैनल है? तो एज यू ऑल नो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, पाकिस्तान। और जियो टीवी पाकिस्तान का प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क है। आपसे आने वाली टेस्ट में PTV किस कंट्री का चैनल है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये पाकिस्तान का चैनल है, आप सभी को पता है। तो अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो आने वाली टेस्ट में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं नॉर्वे के बारे में जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, ग्वादर के बारे में जिसे गेटवे ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, तुर्की रिपब्लिक कब बना? तो ये 1923 में बना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ग्रेट वॉल आपसे पूछ सकते हैं या लॉन्गेस्ट वॉल, तो ये चाइना में है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपसे पूछ सकते हैं जो एशिया है। हाईएस्ट पीक आपसे पूछ सकते हैं माउंट एवरेस्ट। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद आपसे पूछ सकते हैं। लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया आपसे पूछ सकते हैं, एज यू ऑल नो दिस इज बलोचिस्तान। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपसे पूछ सकते हैं कैनबेरा। हार्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर। और पाकिस्तान किस रीजन में है? तो आपसे पूछ सकते हैं, ये साउथ एशिया में है। मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज कहाँ पे हैं? इंडोनेशिया में है। और फर्स्ट स्टैम्प पाकिस्तान का किसने डिजाइन किया था? तो अब्दुल रहमान चुगताई। तो ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में जरूर लिखने हैं, इंशाल्लाह आने वाली टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। ऑल दोज रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन हीट एनर्जी आर नोन एज। वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट या हरारत पैदा होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो हीट रिलीज करती हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल का जलना, गैस का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब हीट पैदा करती हैं। अब इजी ट्रिक ये है कि एक्सो मतलब एग्जिट यानी बाहर निकालना, यानी हीट बाहर निकल रही है। और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड MCQs जो आने वाले टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करें उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस, आईसी मेल्टिंग, ये आने वाले टेस्ट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है, Which one of the following methods of preservation slows down the growth of bacteria and fungi? मतलब खाने को महफूज रखने का कौन सा तरीका बैक्टीरिया और फंजी की ग्रोथ को धीमा कर देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंजी ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए गोश्त और वेजिटेबल्स फ्रीजर में रखे जाते हैं। यानी अगर रेफ्रिजरेटर ना हो तो घर का बहुत सारा खाना 1 या 2 दिन में खराब हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन ब्रेड एंड विनेगर फॉर्मेशन, यानी डबल रोटी और सिरके की तैयारी में किसका रोल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माइक्रोब्स का। और ये क्लास 5 की साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 और 2। तो याद रखिएगा, ब्रेड और विनेगर फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है। ये काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोब्स करते हैं। तो यहाँ पे यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड बनाने में यूज होता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो ब्रेड बनाने में किस फंगस का रोल होता है, आपसे आने वाले टेस्ट में पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा येस्ट।
और आपसे पूछ सकते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है, तो शुगर और अल्कोहल यानी एसिड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64 में है लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेब्रम इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल। दिमाग का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा किन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रीडिंग एंड थिंकिंग। तो लेफ्ट ब्रेन किन किन चीजों को कंट्रोल करता है? रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग ईटीसी, इनको लेफ्ट साइड वाला दिमाग का हिस्सा कंट्रोल करता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं आने वाले टेस्ट में, राइट ब्रेन किस चीज को कंट्रोल करता है, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में इन्होंने लेफ्ट साइड के बारे में पूछा है। आने वाले टेस्ट में राइट साइड के बारे में पूछ सकते हैं। तो राइट साइड वाला हिस्सा क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन, म्यूजिक, इनको कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज अफेक्टेड बाय। पौधे की ग्रोथ किन चीजों से मुतासर होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर एंड सोइल कंडीशन। तो याद रखिएगा प्लांट को ग्रो करने के लिए धूप, पानी, मुनासिब टेम्परेचर और अच्छी सोइल जरूरी होती है। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे आने वाले टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जरूरी चीजें हैं। तो ये जो आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, ये आपने जरूर याद रखनी है। आने वाले टेस्ट में बहुत चांसेस हैं कि ये पूछी जा सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स यूरिन। पेशाब को जमा करने वाला उज़ू कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्लेडर, जिसे हम यूरिनरी ब्लेडर भी कहते हैं। एक पाउच होता है जिसमें पेशाब जमा होता है। तो इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं कि यूरिन किस ऑर्गन में बनता है? तो ये किडनी में बनता है। या ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एज यू ऑल नो 2 किडनीज होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67 को देखें। क्वेश्चन नंबर 67 में है द स्मोक विच कंटेन्स पॉइजनस ओजोन इज नोन एज। यानी वो स्मोक जिसमें जहरीले ओजोन मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जब व्हीकल्स और फैक्ट्रीज की गैसेज सनलाइट के साथ रिएक्ट करती हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फोटोकेमिकल स्मोक। तो आने वाली टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि स्मोक किस कॉम्बिनेशन से बनता है? तो स्मोक प्लस फोक, ये दोनों मिला के स्मोक कॉम्बिनेशन बनती है। क्वेश्चन नंबर 68 है वेरिएशन अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। यानी जानदारों में फर्क या वेरिएशन किस चीज की वजह से पैदा होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा वेरिएशन का असल सोर्स डीएनए होता है और डीएनए ही वही जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन बच्चों तक ट्रांसफर करता है। तो इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले टेस्ट में, हेरेडिटरी मटेरियल क्या है? तो ये डीएनए है। या डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 69 को देखें। क्वेश्चन नंबर 69 में है लीड कंपाउंड्स कॉजेज। यानी लीड जिसे हम शीशा कहते हैं, इंसानी जिस्म के किस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? याद रखिएगा ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन को डैमेज करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, डैमेज टू ब्रेन। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, मर्क्यूरी पॉइजनिंग किस सिस्टम को इफेक्ट करता है? तो ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये भी आपसे आने वाली टेस्ट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इज डैश देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। यानी पौधे जानवरों के मुकाबले में कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं? तो याद रखिएगा प्लांट्स एनिमल की निस्बत बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स अपने कई वेस्ट प्रोडक्ट्स को दोबारा यूज कर भी लेते हैं, इसीलिए उनकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मच लेस। यानी प्लांट्स लेस वेस्ट करते हैं और एनिमल्स मोर वेस्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन किस प्रोसेस में रिलीज होती है? तो ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लांट्स अपनी फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं? तो ये फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, आप सभी को पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखें।
क्वेश्चन नंबर 71 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्लेशियर एंड पोलर आइसी कैप टू मेल्ट, यानी ग्लेशियर्स और बर्फ के पहाड़ों की पिघलने की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो याद रखिएगा, जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर और पोलर आइसी कैप्स पिघलने लगते हैं और इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से सबसे ज्यादा होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की वजह से ज्यादा होती है। आप क्वेश्चन नंबर 72 को देखें। क्वेश्चन नंबर 72 में है ऑर्गेनिजम्स आर चूजन फॉर ब्रीडिंग व्हाइल हैव बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस प्रोसेस इज नॉन एज, यानी अच्छी क्वालिटीज वाले प्लांट्स या एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट करने का अमल क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, जब फार्मर्स या साइंटिस्ट बेहतरीन क्वालिटीज वाले ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं और उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं तो इस प्रोसेस को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि म्यूटेशन क्या है। तो म्यूटेशन डीएनए में अचानक तब्दीली को कहते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो ये जीन्स का आर्टिफिशियल तौर पर मॉडिफाई करना होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए का मैसेज कौन लेकर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, mRNA। mRNA का मतलब मैसेंजर RNA है। ये डीएनए का मैसेज राइबोसोम्स तक पहुंचाता है जहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो mRNA का मतलब मैसेज ले जाने वाला। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे आने वाले टेस्ट में पूछे जा सकते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है आपसे पूछ सकते हैं। तो ये राइबोसोम में होती है। और mRNA का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, मैसेंजर RNA। अब क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फंगस विच इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया, यानी फंगस से हासिल होने वाली और बैक्टीरिया को मारने वाली दवा का नाम क्या है, यानी वो दवा जो फंगस से हासिल होती है और बैक्टीरिया को मारती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पेनिसिलिन। एज यू ऑल नो, पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। ये फंगस से हासिल की गई थी और बैक्टीरिया को खत्म करती है। और पेनिसिलिन ने ही मेडिकल साइंस में रिवॉल्यूशन पैदा किया था। तो आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी दी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपसे आने वाली टेस्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक आपसे पूछ सकते हैं, तो वो पेनिसिलिन है। अब क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हेरिडिटी मटेरियल, यानी पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करने वाली मटेरियल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डीएनए कहते हैं। हम पहले पढ़ के आए हैं ऐसे। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। आई कलर, हेयर कलर और कई फिजिकल ट्रीट्स डीएनए के जरिए ट्रांसफर होते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं आपसे पूछ सकते हैं। तो एज यू ऑल नो, हम सेल वाले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि ये क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। और हेरिडिटी किस चीज का ट्रांसफर है ये भी पूछ सकते हैं। तो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर है। ये क्लास 6 में हम पढ़ के आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 76 को देखें। द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डैश, यानी इंसानी जिस्म का कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 70% ऑफ वाटर। अब जनरल साइंस एमसीक्यूज में एक्सपेक्टेड आंसर 70% वाटर होता है। वाटर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। अगर बॉडी में पानी कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो हाइड्रेशन किस वजह से होती है। तो वाटर डिफिशिएंसी की वजह से, यानी वाटर की कमी की वजह से। और ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो स्किन है। ये ऑर्गन से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 77 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन इज, इंसानी सेल्स में क्रोमोसोम्स की टोटल तादाद कितनी होती है। तो ये क्लास 8 की साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 46।
ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और याद रखिएगा 23 क्रोमोसोम्स माँ से और 23 क्रोमोसोम्स बाप से मिलते हैं। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे आने वाले टेस्ट में पूछ सकते हैं कि ह्यूमन क्रोमोसोम पेयर कितने हैं, 23 अभी मैंने आपको बताया, और सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं। नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो ये 46 होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे आने वाले टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आपने कमेंट में जरूर बताना है। और पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखते हैं आपको कितना याद है। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।